वॉशिंगटन डिप्लोमेसी। प्रेसिडेंट हैरिसन एक सैनिक थे और प्रेसिडेंट होने के नाते उनका झुकाव थोड़ा लड़ने की तरफ था। उनके रवैये से उनके कुछ दोस्त परेशान थे। जब लॉर्ड सैलिसबरी को कनाडा के कहने पर बेहरिंग सागर के मामले में बीच बचाव करने के लिए ब्लेन एग्रीमेंट को मना करना पड़ा, तो वह इसके खिलाफ थे और बहुत सख्त कदम उठाने को तैयार थे। लेकिन शांत सलाह देने वालों की जीत हुई। वह साउथ के खिलाफ फोर्स बिल को भी बनाए रखने के लिए पक्के इरादे वाले थे। जब चिल्ली के साथ झगड़ा हुआ, तो एक समय ऐसा आया जब प्रेसिडेंट को ऐसा एक्शन लेने से रोकना लगभग नामुमकिन लग रहा था जिससे जंग हो सकती थी। उन्हें बहुत पर्सनल उकसावा मिला, क्योंकि चिली के अधिकारियों ने। मैं वॉशिंगटन ये देखने गया था कि क्या मैं लड़ने वालों के बीच सुलह कराने के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि पहले पैन अमेरिकन कॉन्फ्रेंस का सदस्य होने के नाते मैं हमारे दक्षिणी सिस्टर रिपब्लिक के प्रतिनिधियों से जान पहचान कर चुका था और उनके साथ मेरे अच्छे रिश्ते थे। किस्मत से मैं शोरहम होटल में घुस ही रहा था कि मैंने मिसौरी के सीनेटर हेंडरसन को देखा, जो कॉन्फ्रेंस में मेरे साथी डेलीगेट थे। वह रुके और मेरा स्वागत किया और सड़क के उस पार देखकर कहा, प्रेसिडेंट आपको बुला रहे हैं। मैं सड़क पार कर गया। हेलो कार्नेगी, आप कब पहुंचे? अभी अभी पहुंचा मिस्टर प्रेसिडेंट। मैं होटल में घुस रहा था। आप यहाँ किस लिए हैं? आपसे बात करने के लिए। ठीक है, चलिए, और चलते चलते बात करते हैं। प्रेसिडेंट ने मेरा हाथ पकड़ा और हम शाम के अंधेरे में 1 घंटे से ज्यादा समय तक वॉशिंगटन की सड़कों पर घूमते रहे। इस दौरान बातचीत जोरों पर थी। मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने मुझे पैन अमेरिकन कॉन्फ्रेंस के लिए एक डेलीगेट अपॉइंट किया है, कि उन्होंने साउथ अमेरिकन डेलीगेट्स को जाने से पहले भरोसा दिलाया था कि उन्होंने उनके सम्मान में एक मिलिट्री रिव्यू किया है, ताकि उन्हें पता चल सके कि अब हमारे पास आर्मी नहीं है, बल्कि हमारे पास कोई आर्मी नहीं है और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, कि हम रिपब्लिक के परिवार में बड़े भाई हैं और अगर कोई झगड़ा हुआ तो उससे शांति से आर्बिट्रेशन से सुलझा लिया जाएगा। इसीलिए मुझे यह देखकर हैरानी और दुख हुआ कि वह अब साफ तौर पर एक अलग रास्ता अपना रहे थे, छोटे चिल्ली के साथ एक मामूली झगड़े में जंग छेड़ने की धमकी दे रहे थे। तुम एक न्यूयॉर्कर हो और सिर्फ बिजनेस और डॉलर के बारे में सोचते हो। न्यूयॉर्कर्स के साथ ऐसा ही होता है। उन्हें रिपब्लिक की इज्जत और सम्मान की कोई परवाह नहीं है। हिज एक्सेलेंसी ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं यूनाइटेड स्टेट्स के उन लोगों में से एक हूं जिन्हें जंग से सबसे ज्यादा फायदा होगा। स्टील का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर होने के नाते इससे मेरी जेब में लाखों आ सकते हैं। ठीक है, शायद आपके मामले में भी यही सच है। मैं भूल गया था। मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर मैं लड़ने वाला होता तो मैं अपने साइज का कोई चुनता। ठीक है, क्या आप किसी देश को उसके साइज की वजह से आपकी बेइज्जती करने देंगे? मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे अलावा कोई भी मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता। इज्जत के लिए लगे जख्म खुद से ही लगने चाहिए। आप देखिए, हमारे नाविकों पर किनारे पर हमला हुआ और उनमें से 2 मारे गए, और क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? उसने पूछा। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे नहीं लगता कि जब भी नशे में धुत नाविकों के बीच झगड़ा होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स बेइज्जत होता है। इसके अलावा ये बिल्कुल भी अमेरिकन नाविक नहीं थे। वे विदेशी थे, जैसा कि आप उनके नामों से देख सकते हैं। मैं उस जहाज के कैप्टन को फटकार लगाने के लिए तैयार हो जाऊंगा जिसने नाविकों को किनारे जाने दिया, जबकि शहर में दंगे हो रहे थे और पब्लिक पीस पहले ही खराब हो चुका था। बातचीत तब तक चलती रही जब तक हम अंधेरे में व्हाइट हाउस के दरवाजे तक नहीं पहुंच गए। प्रेसिडेंट ने मुझे बताया कि उस रात उनका बाहर डिनर करने का प्लान है, लेकिन उन्होंने मुझे अगली शाम अपने साथ डिनर पर बुलाया, जब, जैसा कि उन्होंने कहा, सिर्फ परिवार होगा और हम बात कर सकते हैं। मैंने कहा, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं कल शाम आपके साथ रहूंगा। और इस तरह हम अलग हो गए। अगली सुबह मैं मिस्टर ब्लेन से मिलने गया, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अपनी सीट से उठे और दोनों हाथ आगे बढ़ाए। ओह, तुम कल रात हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे थे? जब प्रेसिडेंट ने मिसेस ब्लेन को बताया कि तुम शहर में हो, तो उन्होंने कहा, जरा सोचो, मिस्टर कार्नेगी शहर में हैं और मेरे पास यहाँ एक खाली सीट थी जिस पर वे बैठ सकते थे। ठीक है मिस्टर ब्लेन, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैंने जवाब दिया। और फिर मैंने उन्हें बताया कि प्रेसिडेंट के साथ क्या हुआ था। हाँ, उन्होंने कहा, यह सच में अच्छी बात थी।
प्रेसिडेंट को लगा होगा कि तुम और मैं टकरा गए हैं। वेस्ट वर्जीनिया के सीनेटर एल्किन्स, जो मिस्टर ब्लेन के पक्के दोस्त हैं और प्रेसिडेंट के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, अचानक अंदर आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेसिडेंट को देखा है, जिन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने कल शाम चिल्ली मामले पर मुझसे बात की थी और मैं इस विषय पर बहुत ज़ोर दे रहा था। ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट, सेनेटर एल्किन्स ने कहा, ऐसा नहीं है कि मिस्टर कार्नेगी आपसे उतनी साफ बात करेंगे जितनी मुझसे करेंगे। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो आपसे बात करते समय थोड़ा हिचकिचाएंगे। प्रेसिडेंट ने जवाब दिया, मुझे हिचकिचाहट का ज़रा भी संकेत नहीं दिखा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बात को सुलझा लिया गया मिस्टर ब्लेन की शांति पॉलिसी की खासियत की वजह से। जैसा कि मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने एक से ज़्यादा बार यूनाइटेड स्टेट्स को विदेशी मुसीबतों से दूर रखा। एक अग्रेसिव अमेरिकन होने की उनकी रेप्यूटेशन ने सच में उस महान आदमी को ऐसी छूट देने में मदद की, जो किसी और के देने पर शायद लोग आसानी से नहीं मानते। उस शाम डिनर पर प्रेसिडेंट से मेरी लंबी और दोस्ताना बातचीत हुई, लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने उनसे कहा कि उन्हें आराम की ज़रूरत है, उन्हें हर हाल में चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका कुछ दिनों के लिए रेवेन्यू कटर पर जाने का इरादा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ब्रैडली की मौत हो गई थी और उन्हें एक काबिल वारिस ढूंढना होगा। मैंने कहा कि एक ऐसा है जिसके बारे में मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हमने साथ में मछली पकड़ी थी और हम इतने करीबी दोस्त थे कि हम एक दूसरे को बिना किसी दिलचस्पी के जज नहीं कर सकते थे, लेकिन वह उसके बारे में पूछ सकते हैं। पिट्सबर्ग के मिस्टर शिरस। मिस्टर शिरस को हर जगह सबसे अच्छे लोगों का मजबूत सपोर्ट मिला। अगर प्रेसिडेंट हैरिसन को मिस्टर शिरस जैसे आदमी नहीं मिलते, तो न तो मेरी सिफारिश और न ही किसी और की सिफारिश का प्रेसिडेंट हैरिसन को अपॉइंटमेंट लेने में ज़रा भी फ़र्क पड़ता। बेहरिंग सागर विवाद में प्रेसिडेंट इस बात से नाराज़ थे कि लॉर्ड सेलिसबरी ने उस सवाल को सुलझाने की शर्तों को मना कर दिया था जिस पर सहमति बन गई थी। प्रेसिडेंट ने इसे आर्बिट्रेशन के लिए भेजने के काउंटर प्रपोजल को मना करने का फैसला किया था। मिस्टर ब्लेन इस मामले में प्रेसिडेंट के साथ थे और जाहिर है उन्हें इस बात पर गुस्सा आया कि उनका प्लान, जिसकी सैलिसबरी ने अपने एम्बेसडर के जरिए तारीफ की थी, उसे छोड़ दिया गया था। मैंने पाया कि वे दोनों किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं थे, हालांकि प्रेसिडेंट उन दोनों में से ज़्यादा उत्साहित थे। मिस्टर ब्लेन से अकेले में बात करते हुए मैंने उन्हें समझाया कि सैलिसबरी कमज़ोर हैं। कनाडा के विरोध के बावजूद वह उन शर्तों को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सके जिन पर उन्होंने जल्दबाजी में सहमति जताई थी। एक और बात थी, उनका न्यूफाउंडलैंड के साथ एक झगड़ा चल रहा था, जिसे न्यूफाउंडलैंड अपने फ़ायदे के लिए सुलझाने पर जोर दे रहा था। ब्रिटेन की कोई भी सरकार कनाडा की नाराज़गी को न्यूफाउंडलैंड की नाराज़गी में नहीं जोड़ सकती थी। सैलिसबरी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। कुछ समय बाद ब्लेन को इस बात का यकीन हो गया और वह प्रेसिडेंट को लाइन में लाने में कामयाब हो गए। बेहरिंग सागर की परेशानियों ने कुछ मज़ेदार हालात पैदा कर दिए। एक दिन कनाडा के प्रीमियर सर जॉन मैकडोनाल्ड और उनकी पार्टी वॉशिंगटन पहुंची और मिस्टर ब्लेन से इस बारे में प्रेसिडेंट के साथ एक इंटरव्यू का इंतज़ाम करने को कहा। मिस्टर ब्लेन ने जवाब दिया कि वह अगली सुबह प्रेसिडेंट से मिलेंगे और सर जॉन को बताएंगे। बेशक, मिस्टर ब्लेन ने घटना के ठीक बाद वॉशिंगटन में मुझे ये कहानी सुनाते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह पता था कि प्रेसिडेंट सर जॉन और उनके दोस्तों से ऑफिशियली नहीं मिल सकते, और जब उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उन्हें बता दिया, सर, जॉन ने कहा कि कनाडा आज़ाद है, उतना ही सॉवरेन जितना न्यूयॉर्क स्टेट यूनियन में था। मिस्टर ब्लेन ने जवाब दिया कि उन्हें डर था कि अगर उन्हें कभी कनाडा के प्रीमियर के तौर पर न्यूयॉर्क स्टेट अथॉरिटीज़ से इंटरव्यू मिला, तो उन्हें जल्द ही वॉशिंगटन से इस बारे में कुछ सुनने को मिलेगा और न्यूयॉर्क स्टेट अथॉरिटीज़ को भी। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रेसिडेंट और मिस्टर ब्लेन को यकीन था कि ब्रिटिश सरकार तय शर्तों को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने सैलिसबरी के आर्बिट्रेशन के प्रपोजल को मान लिया, यह मानते हुए कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है। यह मिस्टर ब्लेन के लिए बहुत बड़ी निराशा थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को बेहरिंग सी पर दो छोटे जहाज रखने चाहिए, जिनमें किसी भी झंडे के नीचे मछली पकड़ने वाले जहाज़ों पर चढ़ने या उन्हें पकड़ने का बराबर अधिकार हो। असल में एक जॉइंट पुलिस फोर्स। सेलिसबरी को पूरा क्रेडिट देने के लिए उन्होंने ब्रिटिश एम्बेसडर
सर जूलियन पॉन्सेफोर्टे को केवल भेजा ताकि वे मिस एक सही और भाईचारे वाला समझौता। सर जूलियन ने यह केवल मिस्टर ब्लेन को दिखाया था। मैं ये बताने के लिए यहाँ ये बता रहा हूँ कि काबिल और तैयार राजनेता जो सहयोग करने के लिए बेचैन रहते हैं, कभी-कभी ऐसा नहीं कर पाते। मिस्टर ब्लेन सच में एक महान राजनेता थे, बड़े विचारों वाले, सही फैसले लेने वाले और हमेशा शांति के पक्षधर। चिल्ली के साथ युद्ध, फोर्स बिल और बेहरिंग सागर के सवाल पर वह शांत, समझदार और शांति के पक्षधर थे। खासकर वह हमारी अपनी अंग्रेजी बोलने वाली जाति के और करीब आने के पक्ष में थे। फ्रांस के लिए उनके मन में बहुत शुक्रगुजार थे, जो उसने हमारे क्रांतिकारी युद्ध में निभाया था, लेकिन इससे उनका आपा नहीं खोया। एक रात लंदन में डिनर पर मिस्टर ब्लेन एक पल के लिए बहुत करीब थे। क्लेटन बुलवर संधि का मुद्दा उठा। वहां मौजूद एक जाने माने राजनेता ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि मिस्टर ब्लेन हमेशा से मातृभूमि के दुश्मन रहे हैं। मिस्टर ब्लेन ने इससे इनकार किया और जहां तक मुझे उनकी भावनाओं का पता है, ठीक ऐसा ही था। क्लेटन बुलवर संधि पर उनके लेटर का उदाहरण दिया गया। मिस्टर ब्लेन ने जवाब दिया, जब मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना और मुझे यह विषय उठाना पड़ा, तो मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आपके विदेश मामलों के सेक्रेटरी हमेशा हमें बताते थे कि महारानी क्या उम्मीद करती हैं, जबकि हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको बता रहे थे कि हमारे प्रेसिडेंट क्या उम्मीद करते हैं। जब मानते हैं कि आपने बातचीत का तरीका बदल दिया, उनसे पूछा गया। तुरंत जवाब आया, बस हालात बदल गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी ऐसी ताकत से उम्मीद करने के स्टेज से आगे निकल गया था जो उम्मीद करती है। मैंने बस आपके उदाहरण को फॉलो किया, और अगर महारानी कभी उम्मीद करने की कोशिश करती है, तो प्रेसिडेंट हमेशा वही करते हुए पाए जाएंगे। मुझे डर है कि जब तक आप उम्मीद करते रहेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स भी बदले में उम्मीद करेगा। एक रात डिनर था, जहां मिस्टर जोसेफ चैम्बरलेन और स्कॉटलैंड स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट सर चार्ल्स टेनेंट मेहमान थे। शाम को पहले वाले ने कहा कि उसका दोस्त कार्नेगी एक अच्छा आदमी है और वे सब उसे सफल होते देखकर खुश हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स उसे स्टील की रेल बनाने की नरमी के लिए हर साल 1 मिलियन स्टर्लिंग या उससे ज़्यादा की सुरक्षा क्यों दे रहा है। मिस्टर ब्लेन ने कहा, ठीक है, हम इसे उस नज़रिए से नहीं देखते। मुझे रेल रोड में दिलचस्पी है, और हम पहले आपको स्टील की रेल के लिए हर टन के लिए $90 प्रति टन देते थे, इससे कम कुछ नहीं। अब मेरे घर से निकलने से ठीक पहले हमारे लोगों ने हमारे दोस्त कार्नेगी के साथ $30 प्रति टन का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर कार्नेगी और दूसरों ने अटलांटिक के हमारे हिस्से में अपनी मैन्युफैक्चरिंग में अपना कैपिटल डेवलप करने का रिस्क नहीं लिया होता, तो हम आज भी आपको $90 प्रति टन दे रहे होते। यहाँ सर चार्ल्स ने बीच में टोका, आप यकीन रख सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे। $90 आप विदेशियों के लिए हमारी तय की गई कीमत थी। मिस्टर ब्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर चैम्बरलेन, मुझे नहीं लगता कि आपने हमारे दोस्त कार्नेगी के खिलाफ कोई बहुत अच्छा केस बनाया है। नहीं, उन्होंने जवाब दिया। मैं कैसे कर सकता था जब सर चार्ल्स ने मुझे इस तरह से बेनकाब कर दिया। मैं और सब हंस पड़े। ब्लेन एक बहुत कम बोलने वाले थे और उनकी बातों में यह बड़ी खूबी थी। मैंने उन्हें कभी कोई ऐसी कहानी सुनाते या कोई ऐसा शब्द बोलते नहीं सुना जो किसी के लिए भी, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा नखरे करने वाले लोगों के लिए भी, सुनने लायक ना हो। वह स्टील के जाल की तरह तेज थे, एक अच्छे साथी थे, और वह एक बहुत अच्छे और फिर भी सुरक्षित प्रेसिडेंट बन सकते थे। मैंने उन्हें सच में कंजर्वेटिव पाया और सभी इंटरनेशनल मामलों पर शांति के लिए मजबूत थे।